Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss the current affairs of geography and environment। तो ये जनवरी के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी न्यूज़ हम आज करेंगे। ओके, अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूँ तो डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल, तो ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? तो जो अभी 77 रिपब्लिक डे परेड होने वाली है, तो वहां पर ये लद्दाख डबल हैम्प्ड बैक्टीरियन कैमल वो डेब्यू करने जा रहा है। ठीक है, तो ये डबल हैम्प्ड है। अगर आप थोड़ा सा ऐसे देख पा रहे हो तो ये डबल हैम्प। अब पहली बात आती है कि सर ये कैमल जो है इसका क्या स्टेटस है। अब स्टेटस है तो कहाँ के स्टेटस की बात कर रहा हूं मैं। देखो, आईयूसीएन ने इस कैमल को क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। ओके, क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, क्या बात करूंगा? देखिए, क्रिटिकल एंडेंजर्ड मतलब कि देखो आईयूसीएन जो है इन्होंने प्रोटेक्टेड एरियाज ये बताए हैं और ये एक रेड लिस्ट जारी करती। रेड लिस्ट मतलब कि जो भी हमारी फ्लोरा एंड फोना है उसके लिए। अब यहाँ पर जो है एक स्केल जैसा आप मान सकते हैं जिसमें कि इसको थोड़ा सा मैं अगर लिख लूं तो जैसे यहाँ पर लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इनवाइड एंड एक्सटिंक्ट होता है। ठीक है, अब जब किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन जब उसकी 90% से ज्यादा पॉपुलेशन क्या हो चुकी होगी, 90% से ज्यादा पॉपुलेशन अगर डिग्रेड हो चुकी होगी, या 70% से ज्यादा पॉपुलेशन अगर डिग्रेड हो चुकी होगी, या 50% से ज्यादा डिग्रेड हो चुकी होगी, तो मतलब हम उनको इन कैटेगरीज में रखेंगे। तो इस जो डबल हैम्प्ड अगर हम कैमल की बात करेंगे तो इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है, यानी इसकी 90% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, यानी वो खत्म हो चुकी है। तो ये हमने देखा डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल। ओके, न्यूज में क्यों था? क्योंकि सर ये परेड में आने वाला है, जो भी 77 जो रिपब्लिक डे की परेड होने वाली 26 जनवरी को। ठीक है, कंटेक्स्ट हमें बिल्कुल समझ में आ चुका है। ओके, तो इसको हम साइंटिफिकली अगर इसका जो नाम की बात करेंगे तो कैमिलस बैक्टीरियम है। इट्स लार्ज इवन टोड अनगुलेट, मतलब बच्चे ये जो इसका पंजा होता है, जो पैर का इसका जो खुर टाइप होता है, पैर का पंजा होता है, उसकी बात बोल रहे हैं कि उसको उसके कारण इसको साइलेंट वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़ा पंजा होता है तो आवाज नहीं आती, इसलिए इसको साइलेंट वॉरियर्स के नाम से कहते हैं। ये कहाँ से नेटिव है? नेटिव है ये हार्श रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, दे ऑक्यूपाई हैबिटेट इन सेंट्रल एशिया फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से चाइना, प्राइमरली अप इनटू द मंगोलियन स्टेपीज एंड द गोबी डेजर्ट। तो जो गोबी डेजर्ट है कहाँ पर है? अगर हमारे पास मैप है तो यहाँ मंगोलिया वाले यहाँ पर रीजन में यहाँ पर हमें एक डेजर्ट देखने को मिलता है, गोबी डेजर्ट। ओके, यहाँ अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया है ना, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, यहाँ से होते हुए ये गोबी डेजर्ट हो गया, तो ये चाइना तक पहुंच रहा है। और इसको मंगोलिया, ये वाला हिस्सा मंगोलिया वाला हो गया ना, ये सॉरी ये मंगोलिया हो गया, ये गोबी डेजर्ट हो गया, तो जिसकी हम ऑलरेडी आपसे बात कर रहे हैं। तो ये हमने बताया। बाकी की इनकी डाइट क्या होती है, तो दे आर जस्ट ओमनीवोरस होते हैं, लगी घास भी खा लेते हैं और ये फ्लैश भी खा लेते हैं। ओके, तो ये हमने थोड़ी सी बात की, हमने आईयूसीएन की भी आपसे बात कर ली है। नेक्स्ट जो न्यूज में है विच इज सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए क्यों न्यूज में है? सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पावर, हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स रिसेंटली डायरेक्टेड कि जो सेडिमेंट रिमूवल की बात कर रहा है, उन्होंने सेडिमेंट को रिमूव करने की बात हो रखी है। सर क्या होता है ये सेडिमेंट, है ना, क्या होता है सेडिमेंट रिमूवल? आइए थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, ये रिवर्स होती है ना, रिवर्स अपने साथ में, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स के बारे में बता दूं तो रिवर बेसिकली 3 स्टेजेस की होती है। ठीक है, रिवर 3 स्टेजेस की होती है। तो यहाँ पर रिवर फर्स्ट स्टेज में बहुत ज्यादा फास्ट होती है, यानी वो कंप्लीटली क्या करेगी, कंप्लीटली इरोड करेगी। जब कंप्लीटली इरोड करेगी और जब इरोजन के समय आप क्या करोगे, वो बहुत सारा वो सेडिमेंट अपने साथ में लेके आएगी।
अब जब उसमें हम कहीं पर भी डैम फॉर्मेशन करते हैं तो रिवर जो अपने साथ में सेडिमेंट लेके आती है, वो जब हम कहीं पर पानी को रोकते हैं तो वहां के तल में, वहां का जो ग्राउंड लेवल होता है वहां पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण अगर ये फॉर एग्जांपल ये रिवर है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक डैम बना दिया, ठीक है, ये एक मैंने डैम बना दिया। अब डैम क्या करेगा, डैम करेगा कि बहुत सारा जो सेडिमेंट होगा वो बिल्कुल यहाँ सिल्ट जिसको बोलते हैं वो सारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा बोला गया है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पावर एंड हाउसिंग है, उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, सेडिमेंट को रिमूव करेंगे, कहां से, एट द सलाल पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर, ओके, टू ensure maximum utilization of water sources। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर ये डैम होगा, इसके यहाँ पर अगर हमने बोला ये डैम है, ये डैम है, तो डैम के अगर बहुत ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पर वाटर लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए वहां पर कम पानी आ पाएगा। तो मैं ऐसा करूंगा कि वहां से सिल्ट को निकाल लूंगा, जब वहां से सिल्ट हो जाएगा तो काफी डेप्थ हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी तो ज्यादा पानी आएगा, हम ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे वाटर रिसोर्सेज का। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा बोला गया है, टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द वेक ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। सर ये क्या बोल दिया, इन द वेक ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी? मुझे हमें पता है कि पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुआ करती थी जो कि 1960 में वो ट्रीटी हुई थी, बट 2025 में ये ट्रीटी जो है इसको जो है रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चला था। ओके, तो बोला गया कि जो है ना पुलवामा वगैरह जो हुआ था, ओके, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो कि 2025 में ही इसको कैंसिल किया है। अब यहाँ पर हमारे पास इस ट्रीटी में क्या था कि जो झेलम नदी थी, झेलम, इंडस और चिनाब नदी, कि इसके पानी के ऊपर हम नहीं कुछ भी करेंगे, है ना, इसको जाने देंगे, ये पाकिस्तान के लिए था, और हमारे लिए सतलुज था, ब्यास थी और रावी नदी, ये भारत इसको यूटिलाइज करेगा, इसके वाटर को। तो ये कुछ था। अब हमने जब इस ट्रीटी को ही रद्द कर दिया है तो अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम अपने प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि हम इन द वेक ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी कीप बीइंग केप्ट इन अबेयंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हम अपने वाटर रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो ये न्यूज में था। तो ये कितना है, 690 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। किस नदी के ऊपर है, चिनाब रिवर के ऊपर है, इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये आप देख सकते हो कि ये चिनाब रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये अभी प्रपोज्ड है ना, ये अभी प्रपोज्ड है, और यहाँ से सिल्ट को जो भी वहां पर जो सेडिमेंट है उसको हटाने की बात करती है। द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड इन 1970 एंड सब्सिक्वेंटली एंटर्ड इनटू कमर्शियल ऑपरेशन इन 1987। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी बात की। ये प्रोजेक्ट जो है एनएचपीसी देख रहा है। दिस वाज द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट व्हिच वाज बिल्ट बाय द इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी रिजीम इन कश्मीर। मतलब बोला गया था कि कश्मीर में जो रिवर्स आ रही हैं, जैसा कि इंडस है, झेलम है वगैरह है ना, झेलम चिनाब है, तो हम यहाँ पर कोई भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते। तो ये पहला स्टेप है कि हम यहाँ पर कुछ अब कर रहे हैं। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर रिसीव 12.5% ऑफ द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर को 12.5% तक एनर्जी यहाँ से मिलेगी। तो ये हमारी न्यूज़ थी जो हमने आपको बताई। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपसे कभी पूछा जाएगा, बोल देना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, बात खत्म। ठीक है, ओके। देन चिलिका लेक। देखो चिलिका लेक न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट एक न्यू एक्शन प्लान लेके आई है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिलिका लेक बायोडाइवर्सिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सराउंडिंग एरियाज। तो चिलिका लेक पहले है कहाँ पर? सर उड़ीसा में है चिलिका लेक। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट बताते तो हूँ चिलिका लेक के बारे में। उड़ीसा में है। अब यहाँ की उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो न्यू एक एक्शन प्लान लेके आई है ताकि इसको कंजर्व कर सके और इसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ओके, वहां की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो चिलिका लेक हमारी फर्स्ट रामसर साइट थी। तो बिल्कुल फर्स्ट रामसर साइट थी, और ये हमारी फर्स्ट साइट थी जो कि
मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी आई है, ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आई है, ये भी हमारी फर्स्ट साइट थी। अब थी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से अब इसको निकाल दिया गया है, यानी अब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में सिर्फ दो साइट है, जिसमें एक केवला देव है और दूसरी लोकटक लेक है, अब ये उसमें नहीं है। बट अभी भी ये क्या है, रामसर साइट है। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया हमें, ये आपने उन बच्चों को समझा दिया जिनको आता है, हमें नहीं आता, हम क्या करें। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसा मान लो कि जो वोटर बॉडीज है ना, जो वोटर बॉडीज है जिनमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये डोमेस्टिक बर्ड है, जिन वोटर बॉडीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको वेटलैंड बना दिया जाता है, उनको रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड बना दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ इन ईरान, कन्वेंशन होता है ईरान में, ईरान में। अब ये कन्वेंशन था कि जो माइग्रेटरी बर्ड एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वहां पर झीलें सुरक्षित नहीं है, उनको अच्छे से उनका संरक्षण नहीं किया हुआ, कंजर्वेशन उनका अच्छे से नहीं हुआ है, तो वहां की झीलें जो है वहां से वो सॉरी सॉरी, तो वहां के जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन पे उनके इश्यूज आ रहे थे, उनका हैबिटेट वहां का खराब हो रहा है, इसलिए उनकी वहां पर उनकी डेथ हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली। इन 1971 ऐसा ही कन्वेंशन होता है, जो हर देश में से कुछ जो भी वहां की जो डिग्रेडेड झीलें होती हैं, लेक्स होती हैं, पोन्ड्स होते हैं, ऐसी जगहें जहां पर माइग्रेटरी बर्ड से वहां के डोमेस्टिक बर्ड वहां पर डिपेंड करते हैं, तो उन जगह को संरक्षण करने की बात कर रखी है, ताकि वहां से वहां के आसपास की बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो, ठीक है। तो इसीलिए ये कन्वेंशन बनाया गया, तो चिलिका लेक को इसमें रखा गया। फिर 19, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1990 के करीब, है ना, 1990 के करीब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड विच इज ए पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन, इसमें क्या होता है कि जिन लेक्स की या जिन पोन्ड्स की जो भी हमारे साइट्स हैं, जिनकी अगर बहुत बुरी हालत है, जिनको कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और जब तक वो कंजर्व नहीं होती हैं तब तक इनको यहाँ से नहीं निकाला जाता। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने चिल्का लेक के बारे में बताया, तो कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको पता है, विच इज द एशिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। तो ये एक लेगून लेक है, एक खारे पानी की झील है। डन, इट इज a brackish water lake and a shallow lagoon with estuarine character spread across the district of the Puri, Khurda and the Ganjan in the state of the Odisha and located at the mouth of the Daya river। देखो दया रिवर जो यहाँ पर आ रही है, तो सबसे पहली बात, दया रिवर कहाँ पर बहती है, तब वो उड़ीसा में बहती है। तो दया रिवर जो आ रही है उसके बिल्कुल हमने बोला कि उसके माउथ पे हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, ये चिल्का लेक। ओके, अगर मैं बोलूंगा चिल्का लेक इज द एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, और विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड। ओके, अगर मैं लगून की बात करूंगा तो ये सेकंड ब्रैकिश वाटर लगून लेक है पूरे वर्ल्ड में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमने आपसे बात की। देन फर्स्ट कहां पर है, न्यू कैलिडोनिया में है, तो ये आपको फैक्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कुछ आइलैंड भी है उड़ीसा में जो कि चिल्का लेक के पास में है, नलाबाना आइलैंड, कालीजेई आइलैंड है। ओके, एंड द अदर आइलैंड एट द सच एज हनीमून आइलैंड है, ब्रेकफास्ट आइलैंड है, बेकोन आइलैंड है एंड सतपड़ा आइलैंड। देखो हनीमून है, ब्रेकफास्ट आइलैंड है, बेकोन है ना, सतपड़ा है। तो ये कुछ थोड़ा सा याद रख लेना कि कालीजेई का टेम्पल है, इसलिए वहां पर कालीजेई ये है ना, कालीजेई का टेम्पल है, इसलिए यहाँ पर कालीजेई आइलैंड है। नलाबाना भी आइलैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, विच इज पोपोकेटपे। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, पोपोकेटपे। अब पोपोकेटपे बोल के ना जो है, ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि ए टीम ऑफ द साइंटिस्ट ऑब्टेन फर्स्ट 3D इमेज ऑफ द मैक्सिको का। देखो सबसे पहली बात तो ये मैक्सिको का एक वोल्केनो, जिसका मतलब होता है स्मोकिंग माउंटेन, मतलब कि इससे लगातार धुआं निकल रहा होगा, तो इसको स्मोकिंग माउंटेन कहते हैं इन द एजटेक होटल लैंग्वेज। अगर हम उस वहां की लैंग्वेज की बात करेंगे उसके हिसाब से, इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल मैक्सिको। तो सेंट्रल मैक्सिको में बिल्कुल लोकेटेड है, रफली 45 मील्स साउथ ईस्ट ऑफ द मैक्सिको सिटी। ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो पोपो कैटेपे वोल्केनो। डन, अब ये ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट में लाई करता है, ठीक है,
ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनिक बेल्ट विच इज द रिजल्ट ऑफ द, बच्चे यहाँ पर हमें कोकोस प्लेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कौन सी प्लेट है सर? यहाँ पर एक प्लेट है जिसका नाम है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट सबडक्ट हो रही है। देखो कोकोस प्लेट एक ओशियनिक प्लेट है। कौन सी प्लेट है? एक ओशियनिक प्लेट है। ओशियनिक प्लेट है, यानी यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये कोकोस प्लेट और ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो जब इनके बीच में, दोनों के बीच में कन्वर्जेंस होती है तो कन्वर्जेंस में ये सबडक्ट हो जाती है। जब ये सबडक्ट होगी तो यहाँ पर ये मेल्ट हो जाएगी, स्टेनोस्फीयर में जाके जो प्रोसेस होता है, और वहां से जो हमारा मैग्मा जो होगा वो राइज करेगा और यहाँ से वो एक वोल्केनिक माउंटेन बनाएगा जिसका नाम होगा पोपोकेटपेक। ठीक है, विच इज द वन ऑफ द डेंजरस वोल्केनो इन द रिंग ऑफ फायर। मतलब सर कहीं आप बोलना चाहते हो कि जो हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ी है, क्या ये वही में तो नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ही तो है ये। अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखो तो ये किसका पार्ट है? देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्योंकि ये बीच में क्या है सर? ये बीच में तो पैसिफिक ओशन है ना, तो बिल्कुल बात सही है। और ये नीचे कहाँ तक जा रही है? नीचे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक जा रही है। डन। तो ये हमने थोड़ा सा आपको समझाने में हम सफल रहे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट इज सोकोत्रा आइलैंड वाज इन न्यूज। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 100 ऑफ द टूरिस्ट आर स्टक ऑन द यमनी आइलैंड ऑफ यमन का जो आइलैंड है सोकोत्रा, आफ्टर फ्लाइट्स वर ग्राउंडेड ओवर क्लैशेस ऑन द मेन। ठीक है, तो फ्लाइट का क्लैश क्लूश था जिसके लिए ये न्यूज में रहा है। अब सोकोत्रा आइलैंड है कहाँ पर? देखो अगर आप थोड़ा सा यहाँ देख पा रहे हो सर, ये कहाँ पर है? ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी है अगर, तो ये कौन सा ओशियन होगा सर? ये इंडियन ओशियन होगा। तो पहली बात तो ये कहाँ पर है? ये इंडियन ओशियन है। ठीक है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड के साथ में क्या है? गल्फ ऑफ एडन है। तो गल्फ ऑफ एडन जो है, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो ये गल्फ ऑफ एडन किस में होगी सर? ये इंडियन ओशन में होगी। बिल्कुल होगी इंडियन ओशन में, है ना। यहाँ पर ये रेड सी वाला पार्ट ये भी इंडियन ओशन का है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पेनिनसुला देखने को मिल रहा है ना। ये क्या है? पेनिनसुला। इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हो? सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पर एक कैनाल हमें देखने को मिल रही है जिसका नाम है सुएज कैनाल। एक कैनाल है जिसका नाम है सुएज कैनाल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये रेड सी है, ये सिनाई पेनिनसुला और ये सुएज कैनाल है। सिंपल सी बात है। ओके, ये रेड सी और ये गल्फ ऑफ एडन है। मतलब कहीं पर यहाँ पर एक स्ट्रेट भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं बाब एव मंडल। क्या कहते हैं? बाब एव मंडल। तो ये हम इसको नाम कहते हैं, और ये हमने थोड़ा सा पढ़ा के बारे में। सोकोत्रा कहाँ पर है? यमन के पास में है, यहाँ पर। अब सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पर है? इंडियन ओशन में है। उसके आसपास की हमने स्टोरी भी बता दी है आप लोगों को। ठीक है, अब ये इट ब्रोक ऑफ फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? लगभग 80 मिलियन ईयर्स एगो। 80 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि कहीं ना कहीं सर आप बोलना चाहते हो क्रिटेशियस पीरियड की कहीं कहानी है। अब जिन बच्चों को नहीं समझ आया क्रिटेशियस पीरियड क्या होता है, देखो 135 मिलियन ईयर से 70 मिलियन के बीच की जो भी कहानी होगी वो क्रिटेशियस पीरियड की होगी। डन है। तो कुछ बात ऐसी है कि यहां से ही निकला है, कि अरेबियन पेनिनसुला से ही निकला है। और ये कब हुआ? लगभग आज से 80 मिलियन साल पहले की कहानी है। यानी कहीं ना कहीं क्रिटेशियस पीरियड की कहानी है। और अगर मुझे एरा की फॉर्म में बताना हो तो दिस इज फ्रॉम मेसोजोइक एरा। ठीक है, मेसोजोइक एरा की बात। 2008 में सोकोत्रा वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर है बात? नेक्स्ट इज डनियान गंगा। इसको डियान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकते हैं। कोई ज्यादा मतलब कि ऐसा कोई न्यूज में आने का कारण तो नहीं है। ए टाइगर कब आइडेंटिफाइड व्हिच इज रेस्क्यूड 3 years ago हैज बीन रिसेंटली सेंट टू डियान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सबसे बड़ी बात है कहां पर है? इन महाराष्ट्र, बुलधान डिस्ट्रिक्ट और रिबिल्डिंग, है ना, रिवाइल्डिंग। मतलब कि ये कब जो है इस सेंचुरी में भेजा गया। इस सेंचुरी मतलब डियान गंगा में। ठीक है, डियान गंगा। अब ये
है कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, विच इज इन द बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र नियर गंगा रिवर। ओके, है देखो, अब हमने पढ़ा दनियान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, बट किसका पार्ट है, इट्स ए पार्ट ऑफ द नियर द, किसके किसके पार्ट में है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो जब आप वहां पर टाइगर रिजर्व पढ़ते हो तो आप वहां पर मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करोगे, बोरी टाइगर रिजर्व, है ना, तो ये सभी अपने को पता होना चाहिए। दिस सेंचुरी इज बोर्डेड बाय द सीनिक हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट विच इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने बड़ी सिंपल सी बात की आप लोगों के साथ में। तो ये जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है इसी के पास में है हमारा विच इज ध्यान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोड़ा नाम है अजीब सा, है ना, ध्यान गंगा है, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे इसका। बच्चे एक नई न्यूज हमें पता लगी है कि इस बार की, है ना, रिसेंटली द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड इंडिया की जो राइस प्रोडक्शन हुई है हैज रीच्ड 150 मिलियन टन कंपेयर टू चाइना 145 मिलियन टन। यानी देखो, आज सुबह ही बच्चे ने मुझे बताया था, तो वो एक तो पहले अपडेटेड रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है, पहले एक्सपोर्ट में हम आगे थे, है ना, अब हम प्रोडक्शन में भी आगे, समझ रहे हो बात को, ठीक है। राइस इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप एंड द स्टेपल फूड, मतलब कि उसको आप अपना डेली रूटीन में लेते हैं खाने में, है ना। तो भारत की जो राइस प्रोडक्शन है वो चाइना से ज्यादा रही है, यही न्यूज है। अब राइस जो है बच्चे, ये वोटर सबसे पहले तो ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का मतलब है कि ये लगभग अगर मैं बोलूंगा तो जून से सितंबर अक्टूबर तक रहती है। बिल्कुल सर, जब यही क्रॉप जो है इसी से ही हमें स्टबल बर्निंग भी देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। और क्या होता है सर, ये जो राइस क्रॉप होती है ना, ये वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप होती है, इसको पानी चाहिए, इसको इरिगेशन चाहिए, है ना। तो पानी चाहिए या इरिगेशन चाहिए, तो ये एक वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप होती है। राइस इज ग्रोन अंडर बेरिंग कंडीशन इन इंडिया फ्रॉम 8 डिग्री टू 30 डिग्री एल्टीट्यूड। तो ये हमने बोला वाटर की जरूरत होती है विच इज मोर देन 150 सेंटीमीटर। तो ये हमने टेम्परेचर की भी बात की है, तो ये कोई आगे, ठीक है। सोइल, ये किसी भी सोइल में लग सकती है, बस आपको बस पानी इसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके, स्टैंडिंग वाटर होता है, बिल्कुल खड़ा पानी, वहां पर ही आप इसको जो है राइस कल्टीवेशन करते हो। बाकी कुछ स्टेट है जहाँ पर ये देखने को मिलती है, तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक आप लोगों के लिए सवाल है मेरी तरफ से, आपको बताना है कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कौन होगा। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट है विच इज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सागर आइलैंड। अब सागर आइलैंड न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए 5 किलोमीटर ब्रिज ओवर द रिवर मुरीगंगा टू कनेक्ट सागर आइलैंड विद द मेन आइलैंड, ठीक है। कि जो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है जिसमें कि 5 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि कनेक्ट करेगा मोरीगंगा को रिवर मुरीगंगा ओवर द रिवर मुरीगंगा टू कनेक्ट सागर आइलैंड विद द मेनलैंड, ठीक है। तो ये मुरीगंगा बह रही है फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ पर मेनलैंड होगा और यहाँ पर सागर आइलैंड है। तो ये कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 5 किलोमीटर का ब्रिज है। कहाँ पर बन रहा है, वेस्ट बंगाल में बन रहा है। तो बताओ दिक्कत क्या है ना। इसका नाम क्या है, ये है हमारा सागर आइलैंड, क्लियर। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं हमें सागर आइलैंड ये कहीं देखने को मिल रहा है जिसको कनेक्ट किया जा रहा है। अब ये कौन सी रिवर के ऊपर है, तो यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है मुरी गंगा रिवर, मुरी गंगा रिवर। तो ये देख सकते हो, सागर आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज द गंगा सागर और सागर द्वीप। बिल्कुल, इट इज लोकेटेड ऑन द गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। Okay, it lies at the mouth of the Hooghly River, a major distributary of Ganga, and arm which separated from the mainland to the east. Clear? तो ये हमने थोड़ी सी आपसे बात की। The Ganga Sagar Fair is the second most attended fair in the world after the popular कुंभ मेला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर कपिल मुनि टेम्पल भी हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की ओर। इंडिया प्रोग्रेस
ऑन क्लाइमेट टारगेट्स, अचीवमेंट्स एंड स्ट्रक्चरल गैप्स। आइए बात करते हैं। देखो भारत की अगर मैं क्लाइमेट को लेके बात करूंगा तो उसके टारगेट की थोड़ी बात करेंगे कि क्या भारत के टारगेट्स है और क्या भारत के अचीवमेंट है, क्या कुछ गैप रह चुके हैं, उसकी बात करेंगे। क्लियर बच्चे? अगर मैं बात करूंगा 1992 में एक क्लाइमेट को लेके, है ना, क्लाइमेट को लेके UNFCCC होता है। ये क्या होता है सर? एक कन्वेंशन बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1982 में बनाया था। 1994 में इसकी रेटिफिकेशन होती है सभी देशों के द्वारा। ठीक है, अब 1995 से कोप शुरू हो जाती है। व्हाट इज कोप? कोप इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पर क्लाइमेट के लिए बात करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। साल आ जाता है 2015। अब 2015 में एक क्लाइमेट के लिए सेम कोप होती है। कहाँ होती है? पेरिस में होती है। ठीक है, पेरिस में होती है, यानी फ्रांस में होती है। तो इसको पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से भी जानते हैं, है ना। पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई। अब यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर सभी देशों ने कुछ अपनी कमिटमेंट रखी होंगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना, ये सारी बातें करेंगे। अब हम भारत के लिए बात करें कि भारत ने जो कमिटमेंट रखी है, क्या भारत ने उसको पूरा भी किया कि नहीं? आइए देखते हैं पहले थोड़ा सा। तो क्लाइमेट टारगेट को लेकर कोई बात हो रखी है। इंडिया प्रोग्रेस ऑन इट्स क्लाइमेट टारगेट इज अंडर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी में है वो। एज रिसेंट असेसमेंट हाईलाइट्स, रिसेंट जो असेसमेंट हुई है स्क्रूटनी में है, और यहाँ पर असेसमेंट बहुत सारे निकल के आई जिन्होंने बताया कि एक गैप बिटवीन एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, ठीक है, जो एमिशन इंटेंसिटी है रिडक्शन में, उसके बीच में, एंड एब्सोल्यूट एमिशन कंट्रोल, इन दोनों के बीच में हमें एक गैप निकल के आया है। देखो फिर से सुनो, इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करो। क्या है? एमिशन, विच इज द गैप बिटवीन एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, यानी जो एमिशन करने की हमारी इंटेंसिटी की दर थी, है ना, जो हम इतनी तेजी से एमिशन कर रहे थे, उसकी रिडक्शन के बीच में, मतलब कि उसकी जो रिडक्शन की बात हो रखी है उसके बीच में, और एब्सोल्यूट एमिशन कंट्रोल, जो हमने वादा किया था कि हम 2000 जो भी हमारा 2070 तक हमने बोला था कि हम नेट कार्बन अचीव कर लेंगे, है ना, तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि वो जो एब्सोल्यूट एमिशन कंट्रोल है उसके और इसके बीच में मुझे गैप देखने को मिला है, ऐसा इन रिपोर्ट्स, इन असेसमेंट के द्वारा कहा गया है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं अब इस चीज के ऊपर। इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर, जो हमने पेरिस क्लाइमेट के अंदर देखी थी, आइए देखते हैं। पहली कमिटमेंट थी कि हम एमिशन को रोकेंगे, हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे ऑफ जीडीपी, जितनी हमारी जीडीपी है, बाय 33 से 35% फ्रॉम 2005 के लेवल की, है ना। 2005 में हम जितना कार्बन एमिशन कर रहे थे उसका 30 to 35% हम कम करेंगे। कब तक? 2030 तक। ऐसा कुछ हमारा टारगेट था। फिर हमने बोला कि यार हम ना 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से पावर कैपेसिटी को बनाएंगे 2030 तक। यानी हम जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है ना, जैसे विंड है, विंड एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो सोलर एनर्जी हो गया, है ना, न्यूक्लियर पावर हो गया, ऐसी सब एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो वो हम 50% तक अचीव कर लेंगे 2030 तक, ऐसा कुछ कहा था। हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2022 तक 175 गीगावाट तक कर लेंगे, ऐसा कहा था। एंड क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्विवेलेंट थ्रू फॉरेस्ट, है ना, कि मतलब हम एडिशनली 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसको अपना कार्बन सिंक कर लेंगे, जो कि लगभग सेम होगा जो कि हमारा फॉरेस्ट करेंगे। क्लियर? ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं, ये बात करते हैं। तो प्रोग्रेस इन एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया हैज मेड नोटेबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी एंड एमिशन पर यूनिट ऑफ द जीडीपी। तो हमने बोला कि हमने प्रोग्रेस अचीव की है रिड्यूस करने में, इसको एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने में। बाय 2020 तक एमिशन इंटेंसिटी हैड डिक्लाइंड बाय अराउंड, देखो हमारा टारगेट था कितना, 33 to 35%, और हमने क्या बोला, हमने लगभग
36% एज कम्पेयर टू 2005 के लेवल पे। तो 2020 तक हमने 36% तक हमने 2005 के लेवल तक हमने अपनी कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया है। क्लियर, कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर दिया। दिस इंप्रूवमेंट हैज बीन ड्रिवन बाय 3 स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, उन पे डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट तो ये है कि आपने रैपिड एक्सपेंशन किया नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज का, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो। सेकंड है आपने इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स डिजिटल एंड सर्विसेज मोड की ओर, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो भी लेस एमिशन कर रहा है, तो ये बताया है। थर्ड है कि जो हम काम कर रहे हैं परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, PAT, परफॉर्म करना, अचीव करना और ट्रेड करना, मतलब ये हमारे कार्बन क्रेडिट की बात कर रहा है कि आप कंपनियां क्या कर रही हैं कि वो अपने काम को अच्छे से कर रही हैं, जो उनको टारगेट दिए हुए उसको अचीव कर रही हैं, और फिर अगर वो अच्छा कर रही हैं तो अपने जो कार्बन क्रेडिट है उसको आगे सेल भी कर रही हैं। तो उज्ज्वला LED, अब आपको हर जगह LED वगैरह मतलब देखने को मिलेंगे, सब कुछ LED, तो पावर कंजप्शन में भी कमी आई। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन एमिशन इंटेंसिटी, इंडिया का जो एब्सोल्यूट ग्रीन हाउस एमिशन है वो बढ़ रहा है। ये सारे करने के बावजूद भी भारत का ग्रीन हाउस एमिशन वो लगातार बढ़ रहा है। सॉरी, अभी थोड़ा देखेंगे सेक्टर वाइज एनालाइज जब हम कर रहे हैं तो हमने पाया कि सीमेंट, स्टील और ट्रांसपोर्ट वो लगातार इंक्रीज कर रहा है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, तो वो लगातार कार्बन एमिशन को इंक्रीज कर रहा है। यानी पावर सेक्टर में अभी भी दिक्कत है ना, तो हमने बोला कि पावर सेक्टर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी आ गई है, बट बाकी जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, स्टील है ना, ट्रांसपोर्ट, स्टील, सीमेंट जो है सेक्टर, ये लगातार अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन एमिशन को। तो इस तरह से अभी हमने बोला कि हम पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आते हैं जो कि कार्बन एमिशन करता है। पहले पे USA, दूसरे पे चाइना, तीसरे पर भारत। ठीक है, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन एंड जनरेशन गैप हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हमने बोला है कि अभी तक जो हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी वो इंक्रीज हुई है 30% से इन 2015 टू अबाउट 50% बाय मिड 2025। देखिएगा ये गोल जो है हमारा लगभग अचीव हो गया है। जो हमने बोला था कि हम 2030 तक 50% से ज़्यादा हमारा जो होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बिल्कुल वो गोल अचीव हो चुका है। अभी हमारी जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है वो मोर देन 50% हमारी आ चुकी है जो हम टोटल एनर्जी यूज कर रही है। सोलर पावर हैज लेड दिस ग्रोथ राइजिंग फ्रॉम 3 गीगावाट टू, अब सोलर पावर जो है वो भी 2025 तक 110 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। वैसे ही विंड की बात करूंगा, अभी नॉन फॉसिल सोर्सेज अकाउंट फॉर द half of the installed capacity, they contribute only 22% of the total electricity generation। मतलब कि जो अगर हम देखो, एक होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हमने इतना कैपेसिटी के लिए इंस्टॉल कर रखा है, बट एक्चुअल में हम कितनी जनरेशन पावर को जनरेट कर पा रहे हैं, तो जितनी भी हम टोटल जनरेट करें उसका अभी तक सिर्फ 22% ही हो पाया है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टोरेज लिमिटेशन मेन है क्रिटिकल बोटलनेक, मतलब कि स्टोरेज को देखो एनर्जी बना तो दी, अब उसको स्टोर नहीं रख पा रहे हैं हम लोग, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट हमने जो फॉरेस्ट वाला एक हमने बोला था कि हम 2.5 से 3 बिलियन तक कार्बन डाइऑक्साइड को एडिशनली वो कार्बन सिंक करेंगे एज कम्पेयर टू विच इज इक्विवेलेंट टू फॉरेस्ट। तो उसमें बोला गया कि इंडिया इज क्लोज टू अचीविंग इट्स फॉरेस्ट बेस्ड कार्बन सिंक टारगेट ऑन पेपर, जहां पर बोला गया कि अभी सिर्फ 0.2 बिलियन टन ऑफ एडिशनल सिक्वेस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू मीट द 2030 गोल। देन तो ये हमने थोड़ी सी बात कर रखी है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। देखो ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है रिसेंटली गेव अप्रूवल फॉर द मतलब समथिंग इतना अमाउंट है विच इज नॉट अबाउट वर्थ इतना 720 मेगावाट कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन प्रोजेक्ट इन अरुणाचल। देखो हमारे को क्या ध्यान रखना है, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कमला क्या है, कमला इज द ट्रिब्यूटरी, किसकी ट्रिब्यूटरी है, सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
सुबनसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सुबनसिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, सुबनसिरी की ट्रिब्यूटरी कमला, और कमला रिवर पर बनने वाला है एक डैम जिसका नाम है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। डन। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया। इट इज अ स्टोरेज बेस्ड स्कीम विद फ्लड मॉडरेशन कॉम्पैक्ट, और ये इतना हाइट पे बनने वाला है, एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। तो ये उसके फीचर्स है कुछ, ये कौन सा मॉडल है वो ये है, ये हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको लिख दी है, इसको देख लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की ओर। बच्चे अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, इसका एक्चुअली नाम चेंज कर दिया गया है। पहले होता था ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद में इसको बदल दिया गया अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। ये हमारी फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है इस स्टेट में। अब ये स्टेट कहाँ है सर? अरालम कहाँ है? अरालम इज इन केरला। Then it shares the boundary with the ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, एंड कोटियूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है। ये आपको वयनाड फॉरेस्ट डिवीजन जो कि वो भी केरला में है। रिवर्स कौन सी रिवर है यहाँ पर? चिंकनी रिवर। तो चिंकनी रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंजेस फ्लोज थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द अरालम। बात ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। तो उसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये पूरा केरला में कहाँ पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर मैं अरालम की बात करूंगा तो पूछिए आगे से, ठीक है। नेक्स्ट इज एरोसोल। बच्चे एरोसोल अगर आपने देखे होंगे, एरोसोल पहले न्यूज देख लेते हैं। एक रिसेंट स्टडी हमें बता रही है कि जो वाटर वेपर है हीट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू एरोसोल्स। ठीक है, आइए थोड़ा सा प्रोसेस को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। देखो, हमें पता है ये सन है, हमें पता है ये सरफेस है। जब सन से रेडिएशंस आती है, कौन सी सर? ये होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। कौन सी है? लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसमें यूवी, बी एंड ए रेस होती है जो कि सरफेस पे पहुंचती है। सी रेस जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन उसको खत्म कर देती है। ठीक है, जब ये आएगी तो वाटर वेपर क्या होती है बच्चे? वाटर वेपर एक्चुअली इसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ से जो आउट गोइंग रेडिएशन होगी उनको भी एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? इनको भी एब्जॉर्ब करेंगे, इनको भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलूंगा, अब इसको यहां समझ लीजिएगा। डन, इतना क्लियर हो गया? तो स्टडी बोल रही है कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को ज्यादा हीट कर रहा है, मच मोर देन द एरोसोल्स। ये स्टडी कह रही है। ओके, एरोसोल क्या होते हैं सर? ये फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में फैले होते हैं। वेयर दे रिसाइड टिपिकली 4 days, कुछ दिनों तक रह सकते हैं, वहां से वीक्स तक रह सकते हैं। जब बारिश होगी या स्नोफॉल होगा तभी वो नीचे आएंगे। तो कुछ सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर एटमॉस्फेयर में देखने को मिल रहे हैं, दीज आता है एरोसोल। तुम क्या करते हो जब तुम स्प्रे करते हो तो वहां से क्या है? वो एरोसोल ही तो है। क्लियर? They arise both from the human activities involving the burning of fossil fuels and biofuels। जब आप फॉसिल फ्यूल और बायोफ्यूल्स को जला रहे हो तब भी एरोसोल्स बन रहे हैं। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, सी स्प्रे है, डिजर्ट स्प्रे है, वहां से भी एरोसोल तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एरोसोल्स आर द टाइनी, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं पर न्यूमरस, बहुत सारे होते हैं। are often comprised a number of inorganic and organic substances. Visible forms of the atmospheric aerosol plumes include smoke, haze। जब भी आप देखते हो, अब आपको हेज देखने को मिल रही होगी, फोग देखने को मिल रही होगी, कहीं जगह स्मोक देखने को मिल रही है, कहीं जगह स्मोक होता है, तो वहां सभी भी एरोसोल्स हैं। अब एरोसोल 2 तरह का काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि जो सनलाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि भाई जा तू, हम तुझे नीचे नहीं जाने देंगे। अब दूसरी तरह के जो एरोसोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से जनरेट हुए हैं, वो ब्लैक कार्बन बन जाते हैं, ब्लैक सूट पार्टिकल्स होते हैं। दे एब्जॉर्ब द सनलाइट व्हिच इज इनकमिंग सनलाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो उसकी हम बात करें, इनकमिंग लाइट फ्रॉम द सन, तो उसकी बात कर रहे हैं।
तो अगर हमने बोला कि कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और दूसरे क्या है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब सनलाइट को अब्जॉर्ब करना, तो उससे अगर वो फॉर एग्जांपल वो एरोसोल्स कहीं ग्लेशियर्स के साथ में कनेक्ट हो गए, तो इससे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स हमें देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, तो हमने बोला कि अगर रिसेंट स्टडी ने बोला है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं उनका सिर्फ काम एब्जॉर्ब करना होता है, बट अगर हम एरोसोल्स की बात करते हैं, एरोसोल्स का काम क्या होता है, वो थोड़ा सा वो कुछ एरोसोल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड अदर्स आर रिफ्लेक्टिंग। तो ये लिखा है अदर एरोसोल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सनलाइट, दिस कॉजेस एटमॉस्फेयर टू वार्म, और बाकी जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हमने ब्लैक कार्बन वगैरह सब कुछ आपको लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख दिया है कि इनकमिंग सनलाइट को बैक यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो एरोसोल का ऑल्सो इम्पैक्ट होता है ऑन क्लाइमेट एक्टिंग एज ए क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर। देखो हमें पता है, जब आपने ह्यूमिडिटी पढ़ा होगा कभी भी, तो आपको पता होगा वहां पर किसी भी ड्रॉप को बनने के लिए एक न्यूक्लियाई की, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की जरूरत होती है। तो एरोसोल वो काम अच्छे से कर देते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। बाकी एरोसोल कंट्रीब्यूट टू पुअर एयर क्वालिटी एंड हार्म ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान देते हैं और एयर क्वालिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाउ अभी आती है हमारी जो आज की लास्ट न्यूज है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। देखो अभी इसका एक सेशन हुआ है, मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है, अबू धाबी यूएई में हुई। ये देखते हैं। तो हमने बोला रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी भारत के जो है MNRE के जो मंत्री हैं, वो डिलीवर्ड इंडिया नेशनल स्टेटमेंट एट द 60th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इन अबू धाबी, जो कि यूएई में है। वहां पर उन्होंने बताया है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2009 में बनी टू सपोर्ट कंट्रीज इन देयर ट्रांजिशन टू ए सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। इट सर्व्स एज द प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ए रिपोजिटरी ऑफ पॉलिसी टेक्नोलॉजी रिसोर्स एंड द फाइनेंशियल नॉलेज ऑन द, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेके कुछ भी होगा तो ये एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चे। इसको ये यूनाइटेड नेशन का इसको ऑब्जर्वर स्टेटस में रखा हुआ है, जैसा कि IUCN को है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अबू धाबी यूएई में है। कितने मेंबर है, 170 है, जिसमें इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो इस आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो गया, IN, ठीक है, इंटरनेशनल IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, इसका आंसर भी आपको बिल्कुल दे रखा है, सेम यहाँ भी आपको दे रखा है, अगेन आंसर भी दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। एंड ये आपके लिए मेंस के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंडिया प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट एक्शन इज ऑफन मेजर्ड थ्रू एमिशन इंटेंसिटी टारगेट rather than the absolute emission target। बच्चे की एक ही क्वेश्चन है, critically analyze the implication of this approach for India long term climate commitments। तो ये थोड़ा सा आपको बताना है, आपके लिए मेन राइटिंग के लिए सवाल है, बिल्कुल लिखिएगा इसे। और जो हमारा सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में भी बताइएगा, और यूं ही पढ़ते रहिए। अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स आपको अगेन थर्सडे को मिल जाएंगे। धन्यवाद।